तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, और अब एक नया टॉपिक ले रहे हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक बिल्कुल नए डायरेक्शन में लेके जाएगा आगे, एंड दैट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप बिल्कुल वैसे इसको फील करो जैसे 11th में पहले आप मैकेनिक्स पढ़ते हो, फोर्स मेथड पढ़ते हो, फिर धीरे धीरे आप एनर्जी की तरफ जाते हो, एनर्जी कंजर्वेशन और ये सारी चीज़ें पढ़ते हो। फिर आप देखते हो कि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको एनर्जी कंजर्वेशन से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, एनर्जी मेथड का यूज़ करके बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और फोर्स मेथड से अगर हम सॉल्व करने बैठे तो या तो वो सॉल्व होगा ही नहीं, अगर होगा तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। तो धीरे धीरे हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इन सब में जा रहे हैं कि हम कुछ क्वेश्चंस को, कुछ सिचुएशंस को एनर्जी मेथड से भी आगे चल कर के सॉल्व कर पाएँ। तो उसी में एक तरीके से ये मान के चलिए कि जो हमारा पहला स्टेप है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर समझना होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। और इन डेफिनेशंस को बहुत अच्छे तरीके से हमें माइंड में रखना पड़ेगा, तभी हम चीज़ों को बहुत कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंस के साथ में कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्लोली फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट। जनरली ये जो रेफरेंस पॉइंट है वो इन्फिनिटी होता है, यूजुअली इन्फिनिटी, टू द गिवन पॉइंट अगेंस्ट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थोड़ी भारी भरकम सी डेफिनेशन यहाँ पे लग रही है, इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ मान लीजिए यहाँ पर मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे कितना होगा। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट है वो कितना वर्क कर रहा है, और एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे किस तरीके से लेकर के आ रहा है इसको स्लोली। स्लोली वर्ड जब भी हम यहाँ पे बोलते हैं इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी में कुछ खास चेंजेस यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे कर करके उसको हम लेकर के आ रहे हैं। तो देर इज़ नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हाट्सोएवर। और इसका मतलब है कि किसी तरीके का एक्सेलरेशन वगैरह कुछ नहीं है, इसका एक्सेलरेशन वगैरह सब कुछ जीरो है। इस पर नेट फोर्स जीरो रख करके लेकर के आना है हमको, नेट फोर्स जीरो रखते हुए इसको मूव करा करके यहाँ तक लेकर के आना है। तो एक रेफरेंस पॉइंट है सपोज, और उस रेफरेंस पॉइंट, जनरली रेफरेंस पॉइंट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मैक्सिमम टाइम्स ये रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो सपोज़ इन्फिनिटी से यहाँ पर हम +1 कूलम चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो यहाँ से यहाँ तक इसको लेकर के आ रहा है। तो यहाँ तक लाने में जो इसने वर्क किया है, अब इसको वर्क करना पड़ रहा है। तो वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ रहा है यहाँ पे, अगेंस्ट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी वर्क को यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं पोटेंशियल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट पी, लेट्स से दिस पॉइंट इज पी। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली यहाँ पे लिखूँ तो जो वी पी है, पोटेंशियल एट द पॉइंट पी, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। इन्फिनिटी से पी तक लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है वही यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा इसमें। और जैसे मैंने कहा कि स्लो लेकर के आ रहा है, एक्सेलरेशन जीरो रख करके लेकर के आ रहा है, नेट फोर्स जीरो रख करके लेकर के आ रहा है यहाँ पर। ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये है +1 कूलम चार्ज, मान लीजिए यहाँ पर है अभी फ़िलहाल, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि कुछ चार्जेस मान लीजिए यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। ये जो स्पेस है, इस स्पेस में कुछ चार्जेस यहाँ मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, और वो जो चार्जेस हैं उन चार्जेस की वजह से मान लीजिए कि कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा क्या होगा, उधर ही फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लग जाएगा 1 × E। और क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो रख करके लेकर के आना है, तो जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा उसके अपोजिट यहाँ पे एक्सटर्नल को फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे कि नेट फोर्स जीरो रहे, एक्सेलरेशन जीरो रहे और ये स्लो चलता रहे। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इसको किसके अगेंस्ट लेकर के आना है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यहाँ पर इसको लेकर के आना है। जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा उसके अपोजिट यहाँ पर इसको फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे कि इसका एक्सेलरेशन जीरो रहे। यानी कि जो एफ एक्सटर्नल है और प्लस एफ इलेक्ट्रिक है, इनका जो वेक्टर समेशन है वो वेक्टर समेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, एक्सटर्नल कितना फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर लगाएगा, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर लगाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को अब मैं यहाँ पर चेंज करके भी लिख सकता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम सभी को पता होगा फ्रॉम 11th। तो अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम का यहाँ पर यूज़ करूँ तो दो वर्क यहाँ पे, एक्सटर्नल प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स। तो एक्सटर्नल एजेंट प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्क डन है वो डेल्टा के, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल डेल्टा के। और हम बोल रहे हैं कि ये स्लो लेकर के आ रहा है, तो डेल्टा के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर डेल्टा के यहाँ पर जीरो हो गया है
तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इट इज़ नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना एक्सटर्नल वर्क कर रहा है तो एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो दिस कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। अब नेगेटिव यहाँ पे आ जाने का मतलब ये नहीं कि वर्क डन नेगेटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर मान लीजिए यहाँ पर कि +1 कूलम चार्ज है और उसको यहाँ से यहाँ लेकर के आ रहे हैं, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए ऐसा हो रहा है यहाँ पर, तो उस केस में क्या होगा कि ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन है फिर वो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर से इधर चार्ज जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स वो भी उधर की तरफ है। यहाँ पे इधर से इधर चार्ज जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है उसके मोमेंट के अपोजिट है, तो यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव दिखने का मतलब ये नहीं होता है कि नेगेटिव होगा ही होगा। अगर ये खुद नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव भी हो जाएगा यहाँ पर वीपी। तो यहाँ पर साइन कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन बस ये कन्फर्म है कि अगर एक्सटर्नल का वर्क डन पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन नेगेटिव होगा, अगर इसका नेगेटिव है तो इसका वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया वीपी। अब मैं धीरे धीरे थोड़ा मैथमेटिकल बढ़ रहा हूँ इसमें आगे। ये तो हो गई डेफिनेशन, अब उससे हम मैथमेटिक्स बना रहे हैं इसकी, जिससे हम कुछ कैलकुलेशंस कर पाएँ। तो यहाँ पर अब आगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मेरे को वर्क डन लिखना है तो वर्क डन के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे। तो फोर्स यहाँ पर लगता कितना है, क्यू इंटू ई, लेकिन क्यू को यहाँ पर हमने कितना बोला हुआ है 1, तो फोर्स एक तरीके से ई के बराबर ही हो गया। तो यहाँ पर फोर्स ई के बराबर हो गया, तो ई डॉट डी आर, और इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो इससे आपका पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा वीपी। कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से पी। तो जो लिमिट है आप वो लिमिट इन्फिनिटी से पी का मतलब यहाँ पर पी का जो भी पोजीशन होगा, जो भी आर की वैल्यू होगी, वो वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे इसमें पी के लिए। तो मैं इसको मैथमेटिकली यहाँ पर एक बार समराइज़ कर देता हूँ। तो मैथमेटिकली किसी भी पी पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो हो जाएगा माइनस ऑफ इन्फिनिटी से पी ई डॉट डी आर। कुछ लोगों को माइनस से दिक्कत होती है, माइनस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि लिमिट्स को उल्टा कर दो। तो अगर आप लिमिट्स को उल्टा करोगे तो यहाँ का फिर माइनस हट जाएगा। तो जब भी हम लिमिट्स को रिवर्स करते हैं तो एक माइनस एक्स्ट्रा आता है, वो माइनस माइनस ख़त्म कर देगा यहाँ पे। तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो पी से इन्फिनिटी ई डॉट डी आर। ये जस्ट कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए मैंने लिख दिया कि आपको माइनस यहाँ पे ना दिखाई दे, अदरवाइज़ हम जो डेफिनेशन जनरली लिखते हैं, जो बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा, वो इतना ही यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी से पी ई डॉट डी आर के बराबर। तो ये हो गया पोटेंशियल एट द पॉइंट पी। तो पोटेंशियल का फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जब भी मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, तो आप माइंड में रिवाइंड करोगे इस डेफिनेशन को तो आप पाओगे कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, उसका क्या मतलब निकलता है। तो उसका सिंपली ये मतलब निकलता है कि इधर कई सारे चार्जेस थे, वो जो चार्जेस थे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाने में जितना वर्क हो रहा है, वो वर्क ही यहाँ पर एक तरीके से क्या है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का सिंपली मतलब इन्फिनिटी से यहाँ तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ रहा है, किसके अगेंस्ट। तो ये सारे जो चार्जेस थे आसपास में, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। पोटेंशियल की जो यूनिट है वो यूनिट वगैरह यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया गया है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो एक तरीके से ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। तो वर्क डन का हो जाएगा जूल और पर यूनिट चार्ज का मतलब हो जाएगा जूल पर कूलम। तो यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलम, और इसका जो पॉपुलर नाम है वो होता है वोल्ट, जिसको आप वी से रिप्रेजेंट करते हो। तो बहुत ही पॉपुलर यूनिट है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह में जो आता है वोल्टेज। तो जूल पर कूलम या वोल्ट ये इसकी यूनिट हो जाएगी। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखो इसमें कि जो हम यहाँ पर चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, इन्फिनिटी से पी तक लेकर के आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी से पी तक आने के तो इनफाइनाइट रास्ते होंगे, इनफाइनाइट पाथ होंगे। कोई ऐसे भी लेकर के आ सकता है, कोई सीधे भी लेके आ सकता है, तो कैसे भी इसको लाया जा सकता है। लेकिन हमको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके वजह से जो फोर्स लगता है, या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होते हैं, वो फोर्सेज किस नेचर के होते हैं। तो हमें उनका नेचर पता है कि किस नेचर के होते हैं, कंजर्वेटिव। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज या इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फोर्सेज हैं, अगर वो कंजर्वेटिव हैं, तो फिर मैं चाहे इस पाथ से इस पाथ तक लेकर के जाऊँ, ऐसे लेके जाऊँ, ऐसे लेके जाऊँ, तो पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाएगा यहाँ पे वर्क डन। तो जो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फाइनली
ये जो एक्सटर्नल का जो वर्क डन है वो फाइनली किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिक के वर्क डन के फॉर्म में। और इलेक्ट्रिक का जो वर्क डन होता है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि कंजर्वेटिव है, तो पाथ का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कोई पाथ स्पेसिफाई नहीं किया कि आप किस पाथ से लेकर के आ रहे हो। आप सीधे सीधे बस आप इसको इंटीग्रेट करो प्रॉपर तरीके से, आपको आंसर मिल जाएगा। चाहे आप ये पाथ फॉलो कर रहे हो चाहे कोई पाथ फॉलो कर रहे हो, आपको बस किससे मतलब है, इनिशियल और फाइनल से मतलब होता है, बाकी किसी से कोई यहाँ पर मतलब नहीं होता है इसमें, क्योंकि दिस इज़ कंजर्वेटिव। तो पाथ इनफाइनाइट हो सकते हैं, इन सभी पाथ पे जो वर्क डन आएगा वो वर्क डन सेम आएगा। तो इसीलिए हमें ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है कि वो जो वर्क कर रहा है वो किस पाथ पे लेकर के चल रहा है इसको, तो पाथ का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। अब इसके बाद आगे लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो जिस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस करी थी, एग्जैक्टली उसी तरीके से अब डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशंस करनी है। तो सबसे पहले इस सीरीज़ में यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखा है और मुझसे कहा जा रहा है कि आर डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सपोज़ कोई पॉइंट यहाँ पर पी है, इस पी पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हमेशा आप माइंड में रखो कि पोटेंशियल की जो फिज़िकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है, फिज़िकल उसका मतलब आखिर क्या है। तो उसका जो मीनिंग है वो सिंपली इतना है कि अगर आप यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आते हो इन्फिनिटी से यहाँ तक, तो इन्फिनिटी से यहाँ तक अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आते हो तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द अदर चार्जेस। यहाँ पे अदर चार्जेस के नाम पे हमारे पास में सिर्फ यही चार्ज है। तो इस चार्ज के प्रेजेंस में, इस चार्ज की मौजूदगी में जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ से यहाँ तक लेकर के आऊँगा उस पर कितना वर्क करना पड़ेगा अगर मैं उसको स्लोली लेकर के आता हूँ अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। बस ये मतलब हुआ इसका। तो ठीक है, मतलब तो हमें क्लियर है यहाँ पे, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए बस हम सीधे सीधे इसका यूज़ कर लेंगे जो हमने यहाँ पर फाइनली लिखा था कि वी पी इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से पी ई डॉट डी आर। सीधे सीधे हम इसका यूज़ कर लेंगे। अगर हम माइनस का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पर इसका यूज़ कर लेंगे पी से इन्फिनिटी ई डॉट डी आर। तो इसका मतलब हो जाएगा कि पी से इन्फिनिटी तक जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया, फिर उसमें माइनस नहीं आएगा फिर। तो जैसे भी हमें अच्छा लगे हम उसका यूज़ करके यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं इसका। अब जैसे मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैं पी से इन्फिनिटी लेके जाता हूँ चार्ज को तो पी से इन्फिनिटी में चार्ज को लेके जाता हूँ। अब इन्फिनिटी तक जाने के तो रास्ते बहुत सारे हैं, कोई ऐसे लेके जा सकता है, कोई ऐसे लेके जा सकता है, लेकिन जब मैं ऐसे लेके जाऊँगा किसी पाथ के थ्रू तो मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। मैं जब यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए एक्सप्रेशंस रखूँगा तब मुझे उसमें दिक्कत आएगी इंटीग्रेट करने में, फिर ई और डी आर के बीच का एंगल वगैरह देखने में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होगा फिर डी आर कैसे कैसे होता जाएगा, तो वो दिक्कतें आएंगी। इसीलिए हम लोग कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे कनेक्ट करे उसको। और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने में जिस आर का हम यूज़ करेंगे उसी आर को हम इसका डिस्प्लेसमेंट भी बोल पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में होता चला जाएगा। तो ई डॉट डी आर में जो डॉट है वो हटाना आसान होगा यहाँ पर। तो जैसे आप किसी पॉइंट पर रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन रहेगा और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका भी ये डायरेक्शन होता जाएगा। तो ई और डी आर के बीच में एंगल 0 डिग्री मेंटेन रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होता है, तो जो भी एक्सटर्नल चार्जेस यहाँ पर हैं, जो जिन चार्जेस का इफेक्ट आपको देखना है वो चार्जेस आपके एक्सटर्नल चार्जेस हैं। और वो चार्जेस जो भी +1 कूलम चार्ज आप लेकर के आ रहे हो या फिर यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ई डॉट डी आर मुझे कैलकुलेट करना है पी से लेकर के इन्फिनिटी। अब सिंपली जो डॉट है वो हटाया जा सकता है। तो फिज़िक्स में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये डॉट जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है और ये बहुत ईजिली नहीं हटता है यहाँ पे। तो कैसे हटा है आप उसका ज़रूर ध्यान रखो। यहाँ पर मैंने क्या बोल के इसको यहाँ से हटाया। तो अब सिंपली यहाँ पर आप इसको ई डी आर लिख सकते हो। अब तक ये वेक्टर्स थे, अब सिंपली यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो गए। तो पी जो है उसके लिए एक तरीके से आप आर बोल सकते हो कि पी लोकेशन आर हो जाएगा यहाँ पे क्यू से इसका, और ये हो गया इन्फिनिटी। और डी आर एक तरीके से छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स हो जाएंगे इन दिस डायरेक्शन। ई की जगह पे आप रख दो के क्यूब आर स्क्वायर डी आर आर टू इन्फिनिटी। के क्यू आप बाहर निकाल सकते हो और इंटीग्रेशन -1/r होगा तो आर टू इन्फिनिटी। जो आप लिमिट्स रखोगे तो इन्फिनिटी से 0 आ जाएगा और जब r रखोगे तो एक माइनस माइनस करके प्लस भी हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो एक माइनस वहाँ से आता है तो इट विल बी के क्यू। चलिए मैं रख भी देता हूँ इस वजह से इसको एक माइनस में बाहर निकाल देता हूँ। इसका जो माइनस था 1/∞ -1/r तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फाइनली हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर हो गया यहाँ पे के क्यू बाई आर के बराबर।
तो ये हो गया पोटेंशियल का हमारा फाइनल आंसर, जो आपको डायरेक्टली याद रखना होगा। जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड याद रख रहे थे उसी तरीके से आपको ये पोटेंशियल के जो आंसर्स हैं वो याद रखने होंगे। पोटेंशियल ऑब्वियस है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज है यहाँ पर ये, तो एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कुछ इस तरीके का यहाँ पर आएगा, और ये पॉजिटिव भी आ रहा है और पॉजिटिव आना भी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर के आऊँगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो उसको रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स उधर की तरफ लगेगा, अवे लगेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, और एक्सटर्नल को उधर फोर्स लगा करके यहाँ तक लेकर के आना पड़ेगा उसको। तो ये वर्क डन पॉजिटिव भी आ रहा है यहाँ पर, आप इस तरीके से भी सोच सकते हो इसको। अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रखा होता तब उसका पोटेंशियल कैसा आता, तो फार्मूला देख कर तो हम बोल सकते हैं, लेकिन हम वैसे ही बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप +1 कूलम चार्ज को लेकर के आओगे यहाँ पे इधर की तरफ, इसको इधर लेकर के आओगे, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा यहाँ पर, ये -q चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा यहाँ पर, तो ये कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर एक्सटर्नल को आपको ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा, और क्योंकि इधर जा रहा है तो एक्सटर्नल का जो वर्क डन है वो नेगेटिव हो जाएगा, और एक्सटर्नल के वर्क डन को हम पोटेंशियल बोलते हैं, तो इसका जो पोटेंशियल आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा -KQ/R। तो आप डायरेक्टली इस चीज़ को याद रख सकते हो कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर पोटेंशियल का ग्राफ यहाँ पर बनाऊँ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के हम लोग ग्राफ बनाते थे तो डायरेक्शन के हिसाब से प्लस माइनस डिसाइड करते थे, लेकिन यहाँ तो इसका कोई डायरेक्शन है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस माइनस बस वैल्यू से डिसाइड होगा। अगर ये प्लस है तो प्लस है, अगर ये माइनस है तो माइनस है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाता हूँ तो ग्राफ इज़ लाइक दिस, और ये जो ग्राफ है वो हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्रोपोर्शनल टू 1/r वाला ग्राफ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनेगा इसका। तो उसके बाद नेक्स्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्ब्स लॉ में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा था कि अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हों तो अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो तो सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिविजुअली लिख करके और उनको वेक्टरली ऐड कर सकते हैं, तो सभी का इंडिविजुअल जो भी इफेक्ट होता है वो रहेगा, और सभी के इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐड कर लेंगे वेक्टरली। तो एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल के लिए भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए कई सारे चार्जेस हैं यहाँ पे Q1, Q2, Q3, और मुझे कोई पॉइंट दिया गया है जहाँ पे मुझे बताना है कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। सपोज़ ये डिस्टेंसेस R1, R2, R3 हैं, तो अगर मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ठीक है, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो E1 + E2 + E3 ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पे .dr, और जो पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो इन्फिनिटी से P। आप अब इनको यहाँ पर सेपरेट भी कर सकते हो, तो अगर आपने सेपरेट कर दिया तो 3 इंटीग्रल यहाँ बन जाएंगे, E1.dr, फिर उसके बाद में E2.dr, फिर उसके बाद में E3.dr, ठीक है, वही इन्फिनिटी से P सब में आता जाएगा। तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है ये बिल्कुल एक सिंगल, जैसे अगर E1 होता तो उसके लिए होता, ये सिंगल E2 होता तो उसके लिए होता है यहाँ पे, तो ये अकेला अगर चार्ज यहाँ पे Q1 होता तो वो कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करता, अकेला अगर चार्ज ये होता तो ये कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करता। तो सिंपली सबके पोटेंशियल्स बस यहाँ पर इसमें ऐड होते चले जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू Q1, पोटेंशियल ड्यू टू Q2, इस तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको। तो सिंपली यहाँ पर आप सबके पोटेंशियल्स ऐड कर दो बस, KQ1/R1 + KQ2/R2 KQ3/R3, और इस तरीके से अगर और भी हैं तो उनके पोटेंशियल्स आप ऐड कर सकते हो साइन के साथ में। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, जैसे मान लीजिए अगर -Q4 अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो उसका फिर नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा, इट विल बी -KQ4/R4, ठीक है। इस तरह से जितने भी हैं सबको प्लस माइनस के साथ में यहाँ पर अलजेब्रिकली यहाँ पर ऐड किया जा सकता है इसमें नेट पोटेंशियल निकालने के लिए। और पोटेंशियल में एक फ़ायदा यहाँ पर ये है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको ध्यान इस पर डायरेक्शन भी देखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन है ही नहीं इसकी, तो डायरेक्शन वगैरह कोई देखने की ज़रूरत नहीं होती इसके लिए। और पोटेंशियल बहुत सीधे साधे तरीके से लिखे जा सकते हैं। सिंपली हमें यहाँ पे डिस्टेंसेस की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर डिस्टेंस कितने कितने होंगे। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं इसमें, सपोज़ ये दो चार्जेस हैं और उनका मिड पॉइंट है यहाँ पे r/2 डिस्टेंस, r/2 डिस्टेंस, P पॉइंट पोटेंशियल पता करना है। तो P पॉइंट पर अगर पोटेंशियल पता करना है तो इसकी वजह से हो जाएगा KQ और नीचे आ जाएगा r/2, फिर इसके वजह से भी हो जाएगा KQ, नीचे आ जाएगा r/2, तो ये हो जाएगा 4KQ/R। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करूँ, पहले भी हमने वैसे कैलकुलेशंस कर रखे हैं इस तरीके की, लेकिन मैं जस्ट यहाँ पर एक बार वापस ध्यान दिलाना चाहता हूँ। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालूंगा तो Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट आएगा,
और मिड पॉइंट पे पहले भी हमने देखा हुआ है कि अगर ये दो चार्जेस इक्वल हैं तो मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। तो ये पी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं है। तो इस एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ पर इस चीज़ पे भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है यहाँ पर। वो इंटीग्रेशन वगैरह करके आता है, जो भी आता है रिलेशन जो आता है वो इंटीग्रेशन वगैरह करके आता है। कोई ऐसा नहीं है कि v इज़ इक्वल टू ई इंटू समथिंग, इस तरीके का रिलेशन अभी तो हमने देखा नहीं है फिलहाल। तो कोई डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर नहीं है। तो किसी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वर्क डन जीरो होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ यहीं पे जीरो है। आप तो इन्फिनिटी से इसको लेकर के आ रहे हो, इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हो, यहाँ ला कर रख रहे हो। क्योंकि पोटेंशियल का मतलब भी क्या होता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ला कर रखोगे, उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड था। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बस एक सिंगल पॉइंट यहाँ पे जीरो है। तो ये जो पूरा ड्यूरेशन है, इस पूरे ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। अगर पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो जाता तो फिर हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता, हम बोलते हैं कि वर्क डन जीरो होता। और वर्क डन जीरो होता तो फिर पोटेंशियल भी जीरो हो जाता है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पोटेंशियल जीरो होना ज़रूरी नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए तो पोटेंशियल वहाँ पे जीरो होना ज़रूरी नहीं है। वो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं। तो अब के बाद एक क्यू और एक माइनस क्यू चार्ज है और पी पॉइंट जो मिड पॉइंट है वहाँ पोटेंशियल पता करना है। तो अगेन वीपी अगर मैं लिखूँगा तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है। तो माइनस के क्यू डिवाइड बाई आर बाई टू, और ये फिर जीरो भी आ जाएगा। तो पोटेंशियल जीरो होने के लिए पहली बात तो ये होना ही चाहिए कि एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, कुछ पॉजिटिव हो कुछ नेगेटिव हो। जैसे पिछले एग्जांपल में दोनों ही पॉजिटिव चार्ज थे, तो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज थे तो दोनों का पोटेंशियल हर जगह पॉजिटिव ही आएगा, फिर तो नेट पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेट पोटेंशियल जीरो होने के चांसेस बन जाते हैं। तो नेट पोटेंशियल यहाँ पर फिर जीरो हो सकता है इसमें। अब अगर आप पी पॉइंट पे देखो तो पोटेंशियल तो जीरो आ गया है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे जीरो है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब की बार जीरो नहीं हुआ। तो मैंने दोनों केसेस यहाँ पर एक बार दिखा दिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है कि पोटेंशियल जीरो ना हो, पोटेंशियल जीरो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो। तो हर तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि कोई डायरेक्ट इनमें कोई रिलेशन यहाँ पर इस तरीके का नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके हर एक वर्टेक्स पे इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं और सेंटर पे पोटेंशियल पूछा जा रहा है। तो कई बार क्या स्टूडेंट्स करते हैं कि वो देखते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और सेंटर की बात हो रही है तो तुरंत जीरो आंसर कर देते हैं। अगेन ध्यान रखिए कि सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो पोटेंशियल जीरो होना पॉसिबल तो है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि पोटेंशियल जीरो तभी हो सकता है जब कुछ पॉजिटिव हो और कुछ नेगेटिव हो। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटीज़ है, स्केलर क्वांटिटी है, अलजेब्रिक समेशन होगा इसका। तो कुछ पॉजिटिव आना चाहिए कुछ नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन ये सारे पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करने वाले हैं। बस आपको यहाँ पे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। बस इसका ऐसे डिस्टेंस, इसका ऐसे डिस्टेंस, वो सारे डिस्टेंसेस बस आपको चाहिए। और आप देख सकते हो कि ये डिस्टेंस सभी से बराबर ही आएगा, और ये डिस्टेंस होता है a/√3। पहले भी हमने इस डिस्टेंस का कई बार यूज़ कर रखा है, तो कैसे आता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो सेंटर पोटेंशियल यहाँ पर आएगा, आप सिंपली बोल सकते हो कि ये भी उतने पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, ये भी उतने करेगा, ये भी उतने करेगा। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 टाइम्स KQ डिवाइडेड बाय, और किसी एक का डिस्टेंस a/√3 है, तो ये हो जाएगा 3√3 KQ/A। दिस इज़ द नेट पोटेंशियल एट द सेंटर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें सेंटर पे, तो E एट द सेंटर जीरो है, जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि अगर ये रेगुलर पॉलीगन टाइप का है और हर एक वर्टेक्स पे इक्वल चार्जेस रखे हैं तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो जीरो आएगा। तो अगेन एक एग्जांपल आ गया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है लेकिन पोटेंशियल जीरो यहाँ पर नहीं है इसमें। तो इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं। तो सपोज एक लाइन है जिसपे दो चार्जेस हैं Q एंड -2Q। तो इस लाइन पे कहाँ कहाँ पोटेंशियल जीरो होगा हमें वो पता करना है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन में 3 अलग अलग आप पार्ट कर सकते हो यहाँ पे। इस Q के लेफ्ट वाला रीजन, Q और -2Q के बीच वाला रीजन, और -2Q के बियॉन्ड राइट वाला रीजन। तो आप हर एक रीजन में देख लो कि कहाँ कहाँ पे जीरो होने की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले बीच वाला रीजन लेते हैं और मान लेते हैं कि सपोज़ यहाँ से जो डिस्टेंस है वो x के बराबर है, जहाँ पोटेंशियल जीरो हो रहा है। तो आप सिंपली दोनों का पोटेंशियल लिखो और उसको जीरो कर दो। तो इसकी वजह से अगर मैं पोटेंशियल लिखता हूँ तो ये हो जाएगा KQ/x। इसका नेगेटिव पोटेंशियल आएगा तो ये हो जाएगा 2KQ डिवाइडेड बाय r-x। ये डिस्टेंस r-x हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। KQ को आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हो, तो 1/x इज इक्वल टू 2/r-x हो जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए इसका तो 2x इज इक्वल टू आर माइनस एक्स, और x की जो वैल्यू है इधर जाएगा तो ये हो जाएगा r/3। तो यहाँ से r/3 डिस्टेंस, तो इसका मतलब यहाँ से है 2r/3 डिस्टेंस। और ये दिख भी रहा है कि यहाँ से इसका डिस्टेंस कम होना चाहिए और ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। एक पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा और एक नेगेटिव करेगा, और नेट यहाँ पर जीरो हो जाएगा। क्या कोई और पॉइंट है जहाँ पे जीरो हो रहा है इसमें? तो अगर मान लीजिए मैं इधर का कोई पॉइंट अगर उठाऊँ तो यहाँ पे नज़दीक इसके होगा ये वाला पॉइंट, और ऊपर से इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, तो मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है और नज़दीक भी है, तो इसका मतलब कि नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे हमेशा ज़्यादा आएगा और पॉजिटिव पोटेंशियल हमेशा एक कम आएगा हर एक पॉइंट पे। इधर जितने पॉइंट्स होंगे सब पे ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे V माइनस जो होगा वो हमेशा V प्लस से ज़्यादा होगा, तो जो नेट पोटेंशियल है वो नेगेटिव ही आएगा इस लाइन के ऊपर, इस डायरेक्शन में। यहाँ पर अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट लेता हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो चार्ज है वो कम है लेकिन इससे डिस्टेंस भी कम है, ये चार्ज ज़्यादा है लेकिन इससे डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर कहीं पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो सपोज़ मैं इस डिस्टेंस को अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट्स से ये डिस्टेंस यहाँ पर x1 है। अगेन दोनों के पोटेंशियल लिख करके जीरो कर देते हैं, तो KQ/x1 माइनस 2KQ डिवाइडेड बाय R प्लस x1, तो KQ कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो होगा 1/x1, दिस इज इक्वल 2/R प्लस x1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो इट विल बिकम 2x1, दिस इज इक्वल टू R प्लस x1। तो जो x1 है वो यहाँ पे R के बराबर हो गया, तो ये एक वैलिड पॉइंट आ रहा है यहाँ पर इसमें। तो यहाँ से R डिस्टेंस पर आप खुद ही देख सकते हो कि ये KQ/R प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो चार्ज डबल, डिस्टेंस भी हमने डबल कर दिया एक तरीके से 2R, तो ऊपर 2 आएगा नीचे 2 आएगा, तो ये एक तरीके से कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा -KQ/R। तो ये प्लस KQ/R और ये -KQ/R मिला करके जो नेट पोटेंशियल हो जाएगा वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो दो ऐसे पॉइंट आ रहे हैं जहाँ पर पोटेंशियल इसमें जीरो आ रहा है इसमें, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज ये दो चार्जेस हैं Q एंड Q। ड्रॉ ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग। तो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है उसका ग्राफ हमको यहाँ बनाना है। तो एग्जैक्टली इसी तरह ग्राफ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ही बनाए थे, तो बस हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान रखते जाना है और ग्राफ ड्रॉ करते जाना है। तो हम पहले इसको 3 रीजन में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल ही होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, डायरेक्शन का कोई चक्कर है नहीं इसके अंदर, तो हर जगह पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। और क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, तो R जहाँ पर भी जीरो हो जाएगा किसी चार्ज के लिए तो उस चार्ज का वहाँ पर इफेक्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो जब भी आप इस चार्ज के आसपास रहोगे तो पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाएगा, इस चार्ज के आसपास रहेंगे पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होता था कि एक चार्ज अगर ऐसा है तो अगर वो इधर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस कर रहा है तो इधर वाले पॉइंट पे इधर करेगा। डायरेक्शन का चेंज होता था, जब भी चार्ज के इधर उधर जाते थे डायरेक्शन का चेंज होता था, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता था, एक तरीके से नेगेटिव हो जाता था। तो चार्ज के बिल्कुल बगल में अगर ये पॉजिटिव इनफाइनाइट है तो ये नेगेटिव इनफाइनाइट होता था। यहाँ पे वैसा नहीं होगा डायरेक्शन वगैरह का चेंज, यहाँ पे सिंपली वैल्यू से मतलब होता है हमको पोटेंशियल में। तो यहाँ पे चार्ज के आसपास पॉजिटिव इनफाइनाइट से आप स्टार्ट करो, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट, चार्ज के पास पॉजिटिव इनफाइनाइट, और अल्टीमेटली जो बड़े डिस्टेंसेस हैं वहाँ जाकर के पोटेंशियल जीरो हो जाना चाहिए, दोनों चार्जेस का इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाना चाहिए बड़े डिस्टेंसेस के लिए। तो आप यहाँ से स्टार्ट करो इन्फिनिटी से और हमेशा पॉजिटिव रखते हुए इसको R जीरो तक पहुँचा दो। यहाँ पे R इन्फिनिटी होगा तो पोटेंशियल जीरो तक पहुँच जाएगा। यहाँ पर भी आपको वैसे ही कर देना होगा, इन्फिनिटी से स्टार्ट करके आप जीरो तक पहुँचा दो इसको, और यहाँ भी इन्फिनिटी यहाँ भी इन्फिनिटी है, तो ऊपर ऊपर तो ग्राफ जाके मिल नहीं सकता इसका मतलब। तो आप इन्फिनिटी से स्टार्ट करो, ग्राफ को डिक्रीज़ करवाओ, वापस से आप ग्राफ को इंक्रीज़ करवा दो। तो ग्राफ यहाँ पे डिक्रीज़ क्यों होता है, क्यों से डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ग्राफ यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन इससे डिस्टेंस कम भी होता जा रहा है जैसे जैसे हम इधर की तरफ जा रहे हैं। तो बिल्कुल मिड पॉइंट से ग्राफ वापस से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया इसके अंदर, और ये मिड पॉइंट पे एक तरीके से V का मिनिमा टाइप का आ रहा है यहाँ पर, और ये जो मिनिमा टाइप का आ रहा है वो मिड पॉइंट पे आ रहा है, और मिड पॉइंट पे इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों चार्जेस बिल्कुल बराबर हैं इसमें, तो ग्राफ के अंदर यहाँ पर एक सिमेट्री होगी, तो दिस विल बी एट द मिड पॉइंट। तो अगेन एक ग्राफ का क्वेश्चन, अब के बार प्लस क्यू और माइनस क्यू यहाँ पे इसके लिए ग्राफ बनाना है। तो अगर ये प्लस माइनस क्यू हैं, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हैं, तो हमने क्वेश्चन भी किया था उसमें देखा था कि मिड पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब जहाँ पर जीरो हो रहा है वहाँ पे जो ग्राफ है वो एक्सिस को कट करेगा, और माइनस के बगल अगल बगल में जैसे माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे, तो इसके अगल बगल में माइनस इन्फाइनाइट होगा पोटेंशियल, प्लस क्यू के अगल बगल में यहाँ प्लस इन्फाइनाइट होगा जस्ट। तो और इधर की तरफ यहाँ पर हमेशा नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हैं, नेगेटिव का डिस्टेंस यहाँ से कम है, तो यहाँ पर हमेशा पोटेंशियल नेगेटिव रहेगा इस रीजन के अंदर।
इस रीजन के अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा नज़दीक है और मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबरी पर हैं यहाँ पर। तो आप इस नेगेटिव इन्फाइनाइट से स्टार्ट करो और फिर अल्टीमेटली इसको जीरो तक पहुँचा दो, क्योंकि यहाँ कहीं ग्राफ कहीं कट करने वाला नहीं है, पोटेंशियल जीरो होने वाला नहीं है। यहाँ पर आप पॉजिटिव इन्फाइनाइट से स्टार्ट करो और अल्टीमेटली इसको आप जीरो करा दो। फिर उसके बाद में यहाँ पे पॉजिटिव इन्फाइनाइट से स्टार्ट होगा, नेगेटिव इन्फाइनाइट पे ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे ग्राफ जो है एक्सेस को कट करता हुआ नीचे आएगा, क्योंकि मिड पॉइंट पे पोटेंशियल हमें पता है कि जीरो है। तो जस्ट इसको स्मूथ कर्व से ऐसे मिला देते हैं, तो ये कुछ इस तरह ग्राफ हो जाएगा और अगेन बाई सिमेट्री दिस विल बी एट दी मिड पॉइंट, यहाँ पर आएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन में ले रहा हूँ कि एक प्लस क्यू है एक प्लस टू क्यू है, तो बस थोड़ी सी सिमेट्री इसमें गड़बड़ है, अदरवाइज़ हर जगह पोटेंशियल इसमें पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव है। तो चार्ज के बगल में तो हमेशा इन्फाइनाइट होना चाहिए, तो पॉजिटिव इन्फाइनाइट पॉजिटिव इन्फाइनाइट पॉजिटिव इन्फाइनाइट पॉजिटिव इन्फाइनाइट, तो हमेशा पॉजिटिव होगा और उसके बाद में कहीं जीरो तो होने वाला नहीं पोटेंशियल यहाँ पे। तो बस इस तरीके से चलता जाएगा और अल्टीमेटली जीरो को टेंड करेगा, इस तरीके से चलता जाएगा, जीरो को टेंड करेगा। और यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन जो प्लस क्यू था उसमें जो मिनिमा आया था वो मिड पॉइंट पर आया था। और अब के बार क्या होगा कि ये चार्ज कम है और ये चार्ज ज़्यादा है, तो ग्राफ जो है जल्दी बढ़ने लगेगा। एक तरीके से एरिया ऑफ डोमिनेंस जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा था कि इसमें एरिया ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर कम होगा, इसका एरिया ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो मिनिमम वाला पॉइंट प्लस क्यू के नज़दीक आएगा। तो जो चार्ज कमज़ोर होता है, वीक होता है, जो बेंडिंग वाला पॉइंट है उसके ज़्यादा नज़दीक होगा यहाँ पर ये। इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर ले रहा हूँ प्लस क्यू एंड माइनस टू क्यू का। तो प्लस क्यू और माइनस टू क्यू का एक एग्जाम्पल हमने पहले भी ले रखा है और हमने उसमें देखा था कि एक बार पोटेंशियल इनके बीच में जीरो आया था और एक बार पोटेंशियल जो कम वैल्यू वाला चार्ज था उसके बगल में यहाँ पे जीरो आया था। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पोटेंशियल जीरो होगा, यहाँ पर भी एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पोटेंशियल जीरो होगा। ये वाला जो पॉइंट है वो इससे नज़दीक आता है, यहाँ पर इससे ज़्यादा नज़दीक होता है, इससे थोड़ा दूर होता है यहाँ पे। बाकी यहाँ पर है कि यहाँ पे हर जगह पोटेंशियल नेगेटिव ही आएगा और चार्ज के बगल में तो इन्फाइनाइट आना ही है, तो माइनस इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए ग्राफ बना लेंगे इसमें। तो माइनस इन्फाइनाइट से आप स्टार्ट करो, हर जगह माइनस ही रहेगा, ग्राफ कहीं कट करेगा नहीं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे स्टार्ट हुआ और जीरो को टेंड कर गया। मैं पहले इधर का ग्राफ बनाया तो यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ तक जाएगा और बीच में एक्सेस को कट करना है ग्राफ को। जो कटिंग वाला पॉइंट है मैंने इसके नज़दीक दिखा रखा है, हमने कैलकुलेट भी किया था, ये r/3 आया था और ये 2r/3 आया था। अब यहाँ तो प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब देखिए ग्राफ की कई मजबूरियाँ हैं, वो मजबूरियाँ यहाँ पर क्या क्या हैं, उसको स्टार्ट यहाँ से होना है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट होना है ग्राफ को, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में हमको पता है कि कहीं ना कहीं ग्राफ एक्सेस को कट करेगा, तो ग्राफ को एक्सेस को कट करना है। कट करने के बाद में अब ऐसा नहीं कि ग्राफ लगातार नीचे उतरता चला जाएगा, तो नीचे भी लगातार उतरता नहीं जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे उसको जीरो को टेंड भी करना है। तो कट करने के बाद कुछ समय तक उसको नीचे आना चाहिए, फिर उठना चाहिए और उठ करके वापस से एक्सेस को टेंड करना चाहिए, जीरो को टेंड करना चाहिए। तो ग्राफ जो है अपनी इन मजबूरियों की वजह से कुछ ऐसे चलेगा। यहाँ पर जीरो हुआ, नीचे चलता गया, उसके बाद में उठा और उसके बाद में यहाँ पर ये एक्सेस को यहाँ पर इस तरीके से जीरो को टेंड करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है ग्राफ दोबारा कट कर जाए और कट करके फिर वापस ऊपर पहुँचे और फिर टेंड करे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो कट करने वाला पॉइंट है वो एक ही आ रहा है यहाँ पर, जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो रहा है। तो इस ग्राफ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, 2 पॉइंट ऐसे जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसमें जीरो है।